नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान पर हमला शुरू हो गया है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी और जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व के देशों में मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार दक्षिणी ईरान में हुए हमले में लड़कियों के एक स्कूल में 5 बच्चियों की मौत हो गई। ईरान में दोपहर 2 बजे के आसपास ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। क्या इस बार ईरान को अमेरिका तबाह कर देगा या हर हमले के बाद ईरान इस बार भी किसी तरह बचा मिलेगा? ईरान जब अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बना रहा है, तब इस लड़ाई की आग कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन तक भी पहुंच जाएगी और बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। इसराइल की सेना ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल की सेना ने मिलकर ईरान के खिलाफ हमला किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन रोअरिंग लायन। जवाब में ईरान की ओर से 125 से अधिक मिसाइलें दागे जाने की खबरें आई हैं। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिका के सभी जमीनी, समुद्री और हवाई ठिकाने ईरान के लिए अवैध टारगेट बन गए हैं। इस बयान के कुछ ही देर बाद खबर आई कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ईरान के इस्लामिक गार्ड्स ने कहा कि उसने खाड़ी के इलाकों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आई। ईरान ने कहा कि युद्ध इसराइल और अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन खत्म ईरान करेगा। यह बयान हो सकता है, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी क्षमता बची है, इतनी मिसाइलें हैं? क्या चीन और रूस ईरान की मदद के लिए आगे आएंगे? हमेशा की तरह कहीं चीन पीछे तो नहीं रह जाएगा। जिस तरह से ट्रंप ने अंतिम युद्ध का हुंकार भरा है, क्या ईरान इन दो देशों की ताकतों का मुकाबला अपने दम पर कर पाएगा? क्या यह लड़ाई इस बार ईरान को खत्म कर देने की है? क्योंकि अरब देश इसराइल के आगे सर झुकाकर खड़े हैं और इसी भरोसे कि इसराइल उन तक नहीं पहुंचेगा, अपनी लड़ाई ईरान के बाद रोक देगा। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया। इसके जवाब में सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वह ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हर तरह से सहायता करने को तैयार है। इसका मतलब है अरब देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का मौका देख रहे हैं। ईरान के भीतर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या यही रास्ता बचा है कि बिना ठोस वजह के किसी देश पर बमबारी शुरू कर दें? अगर ईरान में लोकतंत्र नहीं है, तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू अपना फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ले रहे हैं, पारदर्शिता के साथ ले रहे हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की लाई हुई तबाही दुनिया के हर हिस्से में पहुंचने वाली है। बस उस काम को कभी ट्रंप तो कभी और नेता अपने देश में पूरा कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और यही करना उनका उद्देश्य है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. 28 फरवरी शनिवार की सुबह तेहरान और अन्य शहरों पर मिसाइलें छोड़ी गईं। हमले की शुरुआत इसराइल ने की और बाद में ट्रंप का बयान आया कि ईरान के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया। इसराइल इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहा है, जिसका कोई तुक नहीं। कई दिनों से अमेरिका ईरान पर हमले की बात कर रहा था। ईरान के चारों तरफ अपने युद्धपोतों को और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा था। इसके बाद भी कह रहा है ईरान हमला ना कर दे, उससे बचने के लिए हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जब इसराइल गए, तभी से इन मामलों के एक्सपर्ट लिखने लगे कि उनके वापस लौटते ही 27 से 28 फरवरी को हमला शुरू हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लिखने वाले का यही मतलब था कि हमला अमेरिका या इसराइल करेगा। किसी ने नहीं कहा कि चारों तरफ से घेरे जाने के कारण ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने किया भी नहीं, इसलिए बचाव में किया गया हमला यह कैसे कहा जा सकता है? युद्धपोत अमेरिका तैनात करे, युद्ध की धमकी अमेरिका दे और ईरान कहीं युद्ध ना कर दे, इसलिए युद्ध भी अमेरिका करे। 1 साल के भीतर ईरान पर यह दूसरा हमला है। पिछले साल जून में इसराइल ने ईरान पर हमला किया।
उस हमले में अमेरिका को कूदना पड़ा। 12 दिनों तक युद्ध चला। उस युद्ध में ईरान ने इस्राइल के आयरन डोम के मिथक को ध्वस्त कर दिया। तमाम दावों के बीच इस्राइल को नुकसान तो पहुंचा दिया। अंत में अमेरिका B-2 बॉम्बर लेकर आया। परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के नाम पर युद्ध खत्म किया गया। जून के हमले के बाद अमेरिका और इस्राइल ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन तब इस बार क्यों हमला हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा। क्या सत्ता परिवर्तन के लिए किसी देश पर बमबारी की जा सकती है? खुद अमेरिका के अखबारों में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान पर हमले की वजह साफ नहीं, इसलिए ट्रंप हमला करने में समय ले रहे हैं। इस्राइल की सेना IDF का बयान है कि इस हमले के लिए अमेरिका और इस्राइल महीनों से तैयारी कर रहे थे। 28 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमला हुआ। खबर आई कि ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और पार्चिन सैन्य कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया। हमले के 1 घंटे के भीतर कौम, खुरम्माबाद, इस्फहान और तबरीज से हमले की खबरें आने लगीं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि सुप्रीम लीडर 86 वर्षीय अयातुल्ला खामेनेई को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। कुछ देर बाद अपुष्ट खबरें आईं कि ईरान के रक्षा मंत्री और सेना के अध्यक्ष आमिर हतामी की हत्या कर दी गई है, लेकिन बाद में खबर झूठी निकली। हमले के 2-2.5 घंटे बाद इस्राइल की सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि ईरान ने इस्राइल की ओर मिसाइलों का हमला कर दिया है। हमले को रोकने के लिए डिफेंसिव सिस्टम तैनात किए गए हैं। यह हमला रमजान के महीने में हुआ है। आपको याद होगा, गजा पर जब बमबारी चल रही थी तब मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश हुआ कि रमजान के महीने भर के लिए युद्ध विराम किया जाए। उस प्रस्ताव के खिलाफ केवल 14 वोट पड़े और अमेरिका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कई बार लगता है कि ईरान और गजा पर हमले की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। हम और आप बस उसके हिसाब से हमला देख रहे हैं। इस्राइल कहता भी है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई। साफ है, ये दोनों देश किसी भी तरह से ईरान पर हमला करना चाहते हैं, ईरान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अमेरिका और इस्राइल बेलगाम हो गए, जहां चाहते हैं हमला करते हैं। बाकी दुनिया तमाशा देखती है, अमेरिका और इस्राइल के लिए तालियां बजाती है, कभी निंदा कर देती है कहने के लिए, तो कभी इन्हीं दोनों देशों के साथ खड़ी रहती है। इसकी शुरुआत गजा से हुई, लेबनान, सीरिया, यमन से होते हुए ईरान पहुंची है, लेकिन आप नहीं कह सकते कि ईरान के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद अरब देशों की भी बारी आएगी। दुनिया में जो भी हो रहा है उसे सभी को समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर आधे दर्जन से भी कम नेता हैं आप सभी की जिंदगी मनमाने तरीके से नष्ट कर रहे हैं। आपको इसलिए भी समझना चाहिए कि अगर दुनिया में कानून की बनाई व्यवस्था नहीं बचेगी तो आपके पंचायत या मोहल्ले में भी कोई व्यवस्था नहीं बचेगी। अगर दुनिया ने कानून और व्यवस्था के रास्ते चलना छोड़ दिया तो आप आम लोगों की जिंदगी किसी भी देश में मुश्किल और बदतर हो जाएगी। इस हमले की कीमत आप भी चुका रहे हैं। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तबाह करने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। इसकी कीमत वे लोग भी चुकाएंगे जिनका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं। हम और आप इस वीडियो के जरिए केवल युद्ध नहीं देख रहे, बल्कि इस युद्ध के बहाने यह भी देख रहे हैं कैसे इस्राइल और अमेरिका को कोई नहीं रोक पा रहा। बोर्ड ऑफ पीस जैसी फर्जी संस्था बनाने वाले नेता से दुनिया में शांति नहीं आएगी। वो एक दरबार है जहां राजा के सामने सारे देश के नेता दरबारी की तरह पेश हो रहे हैं। अमेरिका के लिए आतंक या परमाणु हथियार सिर्फ शब्द भर हैं जिनके नाम से यह हमला करता है और युद्ध का खेल रचता है। कोई तर्क नहीं, कोई सबूत नहीं, तो आतंक का नाम दे दो और ईरान पर हमला कर दो। कई बार लगता है यह अमेरिका और इस्राइल की मेहरबानी है कि दोनों ने नक्शे पर किसी भी देश के ऊपर अपनी उंगली नहीं रखी और उसे अपना गुलाम घोषित नहीं किया है। अभी तक ये अपने पड़ोस में ही उत्पात मचा रहे हैं। जो लोग गजा पर इस्राइल की बमबारी को हमास के हमले के बदले सही ठहराते थे, आज उन लोगों से पूछिए, उनके पास भी जवाब नहीं होगा। इसलिए याद रखिए, ये देश आतंकवाद से नहीं लड़ रहे, लोकतंत्र से नहीं लड़ रहे, बल्कि आतंक के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर ही मुल्कों को कुचल रहे हैं। इस्राइल जो भी चाहता है दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। अमेरिका में कई लोग कह रहे हैं ईरान पर हमला अमेरिका की मर्जी से नहीं,
इसराइल की मर्जी से किया गया है। ईरान के दोनों ओर अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बेड़े तैनात कर दिए हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ईरान के करीब तैनात किया गया। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा और महंगा युद्धपोत है। इसे इसराइल के हाइफा शहर के करीब तैनात किया गया है। दूसरी तरफ अरब सागर में अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत को तैनात किया गया। 20 से 30 हजार सैनिक ईरान को घेरने के लिए भेजे गए हैं। यह तैनाती इसलिए की गई ताकि ईरान इसराइल पर मिसाइलें दागें तब उन्हें बीच हवा में ही मारकर गिराया जा सके। अब अगर ईरान हाइफा या तेल अवीव पर हमला करेगा तो जेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत उसे पहले ही नष्ट कर देगा। बिना इसे पार किए ईरान की मिसाइलें इसराइल नहीं पहुंच पाएंगी। अब जब भी ईरान मिसाइलें दागेगा अमेरिका से पहले टकराएगा, जिसके कारण यह युद्ध और बड़ा हो जाएगा। अमेरिका ने 13 अरब डॉलर के युद्धपोत को यही सोचकर तैनात किया कि ईरान पहले अमेरिका से भिड़े और इसराइल को नुकसान पिछली बार की तरह ना हो। फोर्ड की तैनाती इसीलिए हाइफा में की गई ताकि अमेरिका को बहाना मिले कि उसके पोत पर हमला किया है, इसलिए अब वह पूरे जोर शोर से जुट गया है। हालांकि हमला करने के लिए उसे इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं। हमले को लेकर ट्रंप जो भी कहें उसका कोई मतलब नहीं। टैरिफ के मामले में दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके टैरिफ को अवैध घोषित किया, फिर भी ट्रंप ने परवाह नहीं की। उस ट्रंप की किसी भी दलील को किसी इंटरनेशनल कानून के से आप नहीं समझ सकते। अमेरिका का कूटनीतिक प्रक्रिया में अब कोई विश्वास नहीं। बातचीत शुरू करता है, बीच में ही युद्ध शुरू कर देता है। ईरान के साथ भी यही हुआ, पिछले साल भी यही हुआ। जब ईरान के साथ बातचीत चल रही थी तब उसमें शामिल ईरान के कई प्रतिनिधि मार दिए गए। तो इस बार जिनेवा में हो रही बातचीत को लेकर किसी को पहले से भी शक नहीं था कि ट्रंप बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शांति को मौका दे रहे हैं। हमले के कुछ मिनटों बाद 8 मिनट का बयान जारी करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि इस हमले को अमेरिका की सेना ने लॉन्च किया है। हमारा उद्देश्य, ट्रंप कहते हैं, ईरान के रेजिम में बैठे खतरों को खत्म कर अमेरिका के लोगों की रक्षा करना है। अमेरिका के लोगों की रक्षा करना है। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. ट्रंप कह रहे हैं ईरान हमला कर सकता है। इसे देखते हुए हमारे हमले का मकसद है अपने लोगों को बचाया जा सके। ईरान ने चुनौती दी थी, अगर अमेरिका ने हमला किया तब वह भी इलाके में मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। बहरीन में नौसेना के मुख्यालय पर ईरान ने हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की पुलिस और रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने हथियार रख दे। ईरान के लोगों से कह रहे हैं, यह आपके लिए आज़ादी का क्षण है, अपने घरों में रहिए, हर जगह बम गिरने वाला है। जब हमारा काम पूरा होगा तब सत्ता पर कब्जा कर लीजिए। आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा। ट्रंप कह रहे हैं उन्हें पता है कि युद्ध होगा तो अमेरिका के बहादुर नौजवान मारे जाएंगे, जो कि युद्ध में होता है, लेकिन हम यह भविष्य के लिए कर रहे हैं। हमले के बीच में ट्रंप को सुना जाना चाहिए, क्योंकि जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी भाषा के इस्तेमाल से दुनिया के अलग अलग देशों में आम जनता की बलि दी जाएगी। The lives of courageous American heroes may be lost and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now, we're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. ट्रंप किस भविष्य के लिए अपने जवानों को युद्ध में झोंक रहे हैं यह किसी को पता नहीं, लेकिन उनका यह बयान बता रहा है कि उनके पास भी ईरान पर हमले की कोई ठोस वजह नहीं। ऐसी कोई वजह नहीं जिससे आज ही हमला किया जाए। पिछले साल जून में परमाणु ठिकानों के नाम पर हमला हुआ, कहने लगे ठिकाने नष्ट कर दिए, हमारा हमला सफल रहा। तब इस बार क्यों? ट्रंप ईरान को आतंक का सरगना बता रहे हैं
और अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर ईरान के साथ जो किया, तब वह फिर क्या है? ईरान ने आज तक परमाणु हथियार नहीं बनाया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था ने ईरान के ठिकानों की जांच की और कहा भी कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाया, लेकिन परमाणु हथियार बनाने के नाम पर ईरान पर 1 साल के भीतर दोबारा हमला हुआ। हमले के कुछ घंटे पहले भी ओमान के विदेश मंत्री ने मीडिया से कहा, टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं कि ईरान भविष्य में यूरेनियम को संवर्धित नहीं करेगा। बिना एनरिच किए परमाणु हथियार नहीं बनाए जा सकते। ओमान ही अमेरिका के साथ बातचीत की मध्यस्थता कर रहा है और इस बयान के बाद भी अमेरिका ईरान पर हमला कर देता है। एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने बयान दिया कि अमेरिका के साथ ज्यादातर मसलों पर सहमति बन चुकी है। ईरान और अमेरिका की बातचीत में अच्छी प्रगति भी हो रही है और परमाणु प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो भी मुद्दे हैं उस पर बातचीत जारी है। तब भी ट्रंप ने हमला किया। ईरान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों में भी बेहतरी की बातें कर रहा था, तब भी हमला हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत चल रही थी। इसीलिए कहा जा रहा है अमेरिका और इस्राइल ने हमला करना चाहा और हमला कर दिया। कारण का कोई रोल नहीं। पिछली बार भी कोई सबूत तो था नहीं और इस बार भी नहीं। ट्विटर पर ट्रंप के पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, जब वे कहा करते थे कि ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। अपने चुनावी कैंपेन में युद्ध खत्म करने, नए युद्धों में ना कूद पड़ने का वादा करने वाले ट्रंप इन पुराने ट्वीट से शर्माने वाले नहीं हैं। तब भी हम अपनी ट्विटर फीड से यह तस्वीर शेयर करना चाहते हैं। 22 अक्टूबर 2012 का ट्रंप का यह ट्वीट अपने समर्थकों से कह रहे हैं, अपने आप को जिताने के लिए, युद्ध शुरू करने के लिए ओबामा को ईरान कार्ड मत खेलने दीजिए। रिपब्लिकन सावधान रहिए। इस ट्वीट के ठीक ऊपर 28 फरवरी का ट्वीट है। अमेरिका के युद्ध के विभाग का ट्वीट है, जिसे उनकी प्रेस सचिव ने रीट्वीट किया है। सिर्फ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लिखा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन का नाम है एपिक फ्यूरी। फ्यूरी यानी आवेश, आक्रोश, रोष। अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले की निंदा हो रही है। पत्रकार मेहदी हसन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार इम्पीच कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अमेरिका के संविधान और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत गैर कानूनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले पर संपादकीय लिखा, कहा है 2024 के चुनावी अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि युद्ध खत्म करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने 7 देशों पर सैन्य कार्रवाई की है। सैन्य हस्तक्षेप करने की उनकी भूख खत्म नहीं हो रही। अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार का हमला जून 2025 के हमले से ज्यादा व्यापक हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस बात का कोई ठोस कारण नहीं दिया कि वे अमेरिका के सैनिकों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। ईरान की ओर से बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस को इस हमले की जानकारी नहीं दी, जबकि युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस के पास है। जून में ट्रंप ने कहा था उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, लेकिन आज का हमला बता रहा है ट्रंप अपनी सेना को युद्ध पर भेजने को लेकर कितनी आसानी से सच बोलने के फर्ज से बच सकते हैं। ईरान को लेकर उनका नजरिया अराजक और बिना विवेक का है। उनका मकसद भी साफ नहीं। गोदी मीडिया, भारत का गोदी मीडिया भले ही अमेरिका के इस हमले के समर्थन में खड़ा हो जाए, इस्राइल के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन आप अमेरिका के मीडिया को देखिए, वहां कितनी बहस है, ट्रंप के फैसले की कितनी आलोचना हो रही है। यह ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। इसी महीने दोहा में उन्होंने ईरान पर हमले को फिलिस्तीन के सवाल से जोड़ा और कहा कि फिलिस्तीन का सवाल पूरी दुनिया की नैतिकता के लिए इम्तहान है। अगर नैतिकता और मानवता का मतलब दुनिया भर में एक ही है, सभी के लिए एक है, तब उसे जवाब देना होगा कि फिलिस्तीन के साथ ऐसा क्यों। फिलिस्तीन पर बमबारी करने वाले को खुली छूट क्यों दी गई। फिलिस्तीन पर चुप्पी ने इंटरनेशनल कानून व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जो पूरी दुनिया और मध्य पूर्व के इलाके के लिए घातक है। गजा को नष्ट किया गया, वहां जानबूझकर नरसंहार की छूट दी गई ताकि एक बार यहां इस्राइल को छूट मिल जाए तो वह पड़ोस के देशों में भी ऐसी तबाही मचाता रहे। फिलिस्तीन पर चुप रहकर आप दूसरे देशों में उसके हमले के खिलाफ नहीं बोल सकते। गजा पर इस्राइल के हमले ने यह भी साबित किया कि अगर किसी के पास प्रचंड राजनीतिक समर्थन है तो वह अपने पड़ोस में और अपने देश की जनता पर बमबारी कर सकता है, हत्याएं करवा सकता है। इस्राइल को सैनिक विस्तार की खुली छूट मिल गई है,
लेकिन दूसरे देश अपनी सुरक्षा का उपाय करें तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस्राएल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सकता है, लेकिन कोई और देश वैज्ञानिक तरक्की करे तो उस पर इसके नाम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस पूरे इलाके को ताकत के दम पर बदला जा रहा है। एक आदमी को कानून से ऊपर उठकर खुली छूट मिल गई है, इससे शांति नहीं आएगी। ट्रंप और नेतन्याहू पर किसी बात का असर नहीं। ट्रंप ने जब वेनेजुएला पर हमला किया तब यूरोप के देश चुप रहे, लेकिन जैसे ही ग्रीनलैंड को हथियाने का ऐलान किया, यूरोप के देशों को संप्रभुता याद आने लगी। लेकिन क्या अब उन्हें ईरान के समय संप्रभुता की बात याद आएगी जो वो ग्रीनलैंड के लिए कह रहे थे? क्यूबा का हाल देखिए, किस तरह से घेराबंदी की गई है। वहां दवा, पानी, बिजली तक की किल्लत हो गई है। आम जनता तड़प रही है। ट्रंप दुनिया को अलग अलग तरह की तबाही में झोंक रहे हैं। इसके पीछे की योजना को समझना किसी के लिए भी आसान नहीं। ईरान को तबाह करने का इरादा इस्राइल का है, वह भी आज का नहीं। उस इरादे को पूरा करने के लिए वह अलग अलग समय में अलग अलग कारणों का सहारा लेता है। इस बार का हमला बता रहा है कोई कारण नहीं भी है तब भी ईरान पर हमला करेगा और बाकी देश तमाशा देखेंगे। अगर आप किसी भी तरह से यह समझ रहे हैं कि दुनिया भर में मनमानी करने वाले इन दो देशों से दोस्ती कर आपके देश में समृद्धि आएगी, तकनीकी आएगी, रक्षा के उपकरण आएंगे और खेती लहलहा जाएगी, तो आप भ्रम में हैं, आप गलती कर रहे हैं। ईरान पर हमला शुरू हो चुका है। जवाब में ईरान भी मिसाइलें दाग रहा है। बमों और मिसाइलों की गिनती मत कीजिए। देखिए कि दुनिया भर में नियम कायदे की व्यवस्था को कितनी बार, कितने तरीके से नष्ट किया जा रहा है और आपके लिए आज की दुनिया कितनी खतरनाक होती जा रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।